बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारी बायो 5105 यानी कि सेल बायोलॉजी की लेक्चर सीरीज़ जारी है, जिसका है हमारा आज 5वां लेक्चर इलोंगेटिंग पॉलीमरेज। उससे पहले हमने इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर होगा इलोंगेटिंग पॉलीमरेज के बारे में। स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आप लोग लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन और हर अपडेट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स जो थे वो कह रहे थे कि आप जो हैं वो एक ही लेक्चर के अंदर 3, 4 या 5 जो है ना वो लेक्चर कवर करवा दिया करें एक ही वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स, मुझे कवर करवाने में कोई इशू नहीं है, मैं आप लोगों को करवा दूं, लेकिन इसके आपको बायो का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाना होता है। इसमें डायग्राम्स भी आ जाती हैं, उनको भी एक्सप्लेन करना होता है और लेक्चर ज़्यादा लेंथी हो जाता है। तकरीबन 35 to 40 मिनट्स तक का लेक्चर हो जाता है, ठीक है। तो फिर बच्चे जो हैं वो इतने लेंथी लेक्चर लेके तो बोर हो जाते हैं। इस वजह से मैंने प्रेफर किया था कि मैं सिंगल लेक्चर बना देती हूँ। तो मैंने ये इलोंगेटिंग पॉलीमरेज वाला है ना, इसके साथ मैंने देखा था, मैंने कहा चलो इकट्ठा बना देती हूँ साथ 5वें और छठे का। लेकिन जो है ना हमारे पास छठा लेक्चर टर्मिनेशन वाला, उसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, RH डिपेंडेंट टर्मिनेशन एंड RH इंडिपेंडेंट टर्मिनेशन। हर एक के अंदर 3-3, 2-2 डायाग्राम है, उनको भी एक्सप्लेन करना होता है। तो इसकी वजह से ना लेक्चर लेंथी हो जाते हैं। इस वजह से मैं लेक्चर जो है वो एक करके बना रही हूँ। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ भी आप लोग जाके मुझे फॉलो कर लें, ताकि आप लोगों को हर इन्फॉर्मेशन और हर अपडेट मिलती रहे। इसके अलावा वहाँ आपको हर बुक के बारे में गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है। तो आप लोग जो है वो उस चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ, जो कि है इलोंगेटिंग पॉलीमरेज। अब हमारे पास सबसे पहले इलोंगेटिंग पॉलीमरेज के बारे में क्या है कि जो RNA पॉलीमरेज होता है ना, ये जब प्रमोटर से एस्केप करता है तो इलोंगेटिंग पॉलीमरेज बन जाता है, ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये एक प्रोसेसिव मशीन होती है, मतलब कि एक बार स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यूसली जो है वो RNA चेन को सिंथेसाइज करता है बिना रुके, मतलब रुकता नहीं है, कंटिन्यूसली RNA की चेन को बनाता जाता है। और ये सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ RNA बनाता ही नहीं है, बल्कि अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रूफ रीड भी करता है, ताकि हमारे पास जो कोई भी एरर्स होते हैं वो क्या हो सकें, वो रिमूव हो सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, अब ना मैं साथ साथ आपको पॉइंट्स बताऊंगी, आपने उस पॉइंट्स के साथ ना इसको याद रखना है। पहला इसके बारे में इलोंगेटिंग पॉलीमरेज के बारे में बताएंगे। दूसरा हम लोग DNA की एंट्री और सेपरेशन के बारे में बताएंगे कि हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड DNA एंजाइम होता है, उसके जो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है, ये एंटर करता है हमारे पास जो फ्रंट पिंसर्स होते हैं ना वहाँ से, और जो कैटालाइटिक लेफ्ट है उसकी ओपनिंग पर क्या करता है, DNA स्ट्रैंड सेपरेट हो जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा था, आपको याद होगा, ठीक है। टेम्पलेट स्ट्रैंड और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है ये एक्टिव साइट के अंदर जाता है और RNA की सिंथेसिस जो होती है उसको गाइड करता है, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ये अपने ही चैनल से क्या निकलता है, अपने चैनल से उनको क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो DNA की एग्जिट और रीफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब स्ट्रैंड जो होते हैं ये अपने अपने चैनल से क्या कर जाते हैं, एग्जिट कर जाते हैं, और एंजाइम के पीछे जो होता है वो DNA फिर से डबल हेलिक्स जो होता है रीफॉर्म कर लेता है। मतलब कि जो बबल एंजाइम के अंदर खुला होता है ना, वो जो होता है वो पीछे क्या रहता है, बंद होता रहता है, ठीक है। आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे NTP एंट्री और RNA चेन की ग्रोथ के बारे में, कि जो हमारे पास राइबोन्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि ATP, UTP, GTP, CTP होते हैं, ये अपने जो डिफाइंड चैनल होते हैं वहाँ से एक्टिव साइट के अंदर एंटर करते हैं, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसकी गाइडेंस से वो RNA की जो चेन होती है उसके अंदर ऐड होते जाते हैं। और जब एक एडिशन होती है ना, हर एक एडिशन के साथ साथ एक फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो है वो हमारे पास बन जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है RNA के इलोंगेटिंग पॉलीमरेज की इसकी डायग्राम को देखते हैं कि इसमें क्या बताया है। हाँ जी, यहाँ पे हमारे पास जो है, पहले हम इसको हाईलाइट करने के लिए जो है वो पेंसिल ले लें। अब हमारे पास है DNA एंट्री चैनल। ये मैंने डायग्राम आपको पहले बताई हुई है, ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये DNA की एंट्री के चैनल होते हैं। यहाँ से DNA डबल हेलिक्स जो होता है ये RNA पॉलीमरेज के अंदर एंटर करता है, और पॉलीमरेज जो DNA होता है, पॉलीमरेज होता है ये DNA को अनवाइंड कर देता है, मतलब खोल देता है, ताकि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होते हैं वो क्या हो जाएँ, एक्सपोज हो जाएँ। फिर हमारे पास ये आपको नज़र आ रहा होगा DNA के एग्जिट चैनल्स। अब ये DNA के एग्जिट चैनल जो होते हैं ये नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड और जो अनवाउंड हमारे पास DNA
आरएनए हुआ होता है ये उनको बाहर निकालता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि हमारे पास सिर्फ जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड ही आरएनए बनाने के लिए यूज़ हो। अब जो हमारे पास आरएनए का एग्जिट चैनल आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये क्या है? ये हमारे पास वो होता है जहाँ से हमारे पास न्यूली सेंथिसाइज जो आरएनए स्ट्रैंड होते हैं ना वो बाहर निकलते हैं। ये जो होता है ये आरएनए ट्रांसक्रिप्ट डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, ठीक है। अब उसके बाद एनटीपी एंट्री चैनल जो है, एनटीपीज जो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट होते हैं ना, क्या हमारे पास होते हैं न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, एनटीपी का मतलब ये होता है। हम लोग बात कर रहे हैं आरएनटीपी की, ठीक है। जो हमारे पास आरएनटीपी का एंट्री चैनल है ना ये वाला, इसकी बात कर रहे हैं कि एनटीपीज यानी जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट होते हैं यहाँ से एंटर करते हैं और फिर जो आरएनए के बिल्डिंग ये जो होते हैं ये आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, यानी कि एडेनिन, यूरासिल, गवानीन, साइटोसिन वगैरह। और हमारे पास जब कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है तो उसके साथ हमारे पास एक पायरोफॉस्फेट यानी कि पीपीआई जो है वो क्या रिलीज़ हो जाता है, क्या रिलीज़ होता है हमारे पास पीपीआई यानी कि पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अब ये मैं इधर लिख दिया है पीपीआई वाला, पहले हमने ऊपर पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी कोडिंग स्ट्रैंड। ये रहा हमारे पास क्या कोडिंग स्ट्रैंड, इतना लंबा लग गया, चलें दोबारा लगाते हैं इसको, कोडिंग स्ट्रैंड वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ से क्या होता है डीएनए का वो स्ट्रैंड होता है जो आरएनए के हमारे पास सीक्वेंस के सिमिलर होता है, किसके? दो चीज़ों के एक्सेप्ट यू की जगह पे यहाँ पे हमारे पास टी होता है, ठीक है। अच्छा, टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो है ये क्या होता है हमेशा ऑपोजिट होता है। फिर उसके बाद हमारे पास आती है जी डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये जो होती है ये आरएनए पॉलीमरेज हमेशा हमने पढ़ा हुआ है कि 5 प्राइम से, ये देखें यहाँ पे हमारे पास 5 प्राइम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 प्राइम है, यहाँ भी 5 प्राइम है, यहाँ पे भी 3 प्राइम है। तो आरएनए हमेशा क्या होता है दो ही डायरेक्शन में मूव करता है, या 5 प्राइम की या 3 प्राइम की डायरेक्शन में आरएनए बनता है। मतलब कि नए न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो आरएनए के 3 प्राइम के एंड पर जो हैं वो होते हैं, ठीक है। ये था हमारे पास प्रोसेस। अब हमारे पास जो है इसका प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले डीएनए डबल हेलिक्स अनवाइंड होता है, फिर टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है ये पॉलीमरेज के अंदर जाता है, फिर एनटीपीज एंट्री चैनल से एनटीपीज होती हैं ये एंट्री चैनल से आते हैं, फिर यहाँ से जो होता है आरएनए स्ट्रैंड बनकर आरएनए एग्जिट चैनल से बाहर निकल आता है, फिर डीएनए अपने नॉर्मल डबल हेलिक्स की फॉर्म में डीएनए एग्जिट चैनल से बाहर निकल जाता है। ये इसका प्रोसेस होता है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ कि क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो न्यूक्लियोटाइड की बात की हुई है, आरएनए के एग्जिट चैनल की बात की है कि इसके अंदर जो है वो सिर्फ 8 या 9 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं हमारे पास 8 या फिर 9 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। और बाकी जो आरएनए डीएनए से जो होते हैं ये पील ऑफ होकर कहाँ पे चले जाते हैं, आरएनए के एग्जिट चैनल से बाहर चले जाते हैं। आरएनए एग्जिट चैनल जो होता है इनसे बाहर निकल जाते हैं और फिर ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो आरएनए चेन है ये क्या है कंटिन्यूसली जो है हमारे पास क्या हो सकती है इलोंगेट हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है, जो हमारे पास इलोंगेशन का प्रोसेस होता है इसके दौरान जो एंजाइम होता है ये एक न्यूक्लियोटाइड को एक टाइम में जो है वो आरएनए के ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ऐड करता है। अब हमारे पास इलोंगेशन के दौरान जो है वो स्टेप मैकेनिज़्म जो होते हैं वो हम लोग देखते हैं इसके अंदर। तो इसको आपने ऐसे भी शॉर्ट आ सकता है कि इलोंगेशन के स्टेप मैकेनिज़्म क्या है, तो आप लोगों ने ये बता देना, ये हम लोग पढ़ते हैं कि कौन कौन से इसके स्टेप मैकेनिज़्म होते हैं। तो हमारे पास जो पॉलीमरेज होता है ये एक मॉलिक्यूलर मोटर की तरह काम करता है, ठीक है। और हर न्यूक्लियोटाइड ऐड करने के बाद एंजाइम जो होता है वो एक बेस पेयर के बराबर डिस्टेंस जो है वो आगे मूव करता है। और हमारे पास जो बबल का साइज़ होता है, ठीक है, वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कि 1 बेस पेयर आगे सेपरेट होता है और 1 बेस पेयर पीछे से रीफॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास प्रूफ रीडिंग का फंक्शन आएगा कि आरएनए पॉलीमरेज के पास जो होते हैं वो 2 प्रूफ रीडिंग मैकेनिज़म्स होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं पायरोफॉस्फोरेलाइटिक एडिटिंग, ठीक है, और दूसरे को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। हम दोनों को बारी बारी पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास जो है पायरोफॉस्फोरेलाइटिक एडिटिंग में क्या होता है कि अगर हमारे पास गलत न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट हो जाए तो एंजाइम जो होता है ये अपने एक्टिव साइट को यूज़ करता है और एक बैक रिएक्शन करता है, ठीक है। इसके नतीजे में क्या होता है कि जो हमारे पास पायरोफॉस्फेट यानी पीपीआई हैं उनको फिर क्या करता है रीइनकॉर्पोरेट करता है। ये रीइनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि दोबारा वापस इंक्लूड करना, जोड़ना, ठीक है। तो क्या करता है उनको वापस उनकी रीइनकॉर्पोरेशन कर देता है, यानी उनको वापस जोड़ देता है।
और जो हमारे पास अच्छा अब पायरोफॉस्फेट जो होता है ये रेनकॉर्पोरेट करके गलत जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आएगी हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग। अब हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग जो होती है इसके अंदर क्या होता है कि पॉलीमरेज जो होता है ये क्या करता है, बैक ट्रैक करता है, ठीक है। इसमें एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के लिए होता है। हमने पहला पढ़ा पायरोफॉस्फोराइलेटिक एडिटिंग, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे हाइड्रोलाइटिक एडिटिंग क्या होती है। इसमें पॉलीमरेज होता है ये बैक ट्रैक करता है यानी कि पीछे मूव कर जाता है, ठीक है। और ये एक या एक से ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड्स के लिए होता है। आरएनए प्रोडक्ट को इसमें क्या होता है, आरएनए प्रोडक्ट को क्लीव्स कर देता है। अब क्लीव्स का क्या मतलब है, क्लीव का मतलब होता है तोड़ देना, कट कर देना, ठीक है, कट करके एक पोर्शन के अंदर कन्वर्ट कर देना। अब ये क्या करता है कि आरएनए प्रोडक्ट को क्लीव करता है यानी तोड़ता है। एरर जो हमारे पास जिसके अंदर एरर होता है, ठीक है, एरर कंटेनिंग सीक्वेंस के अंदर, जिस सीक्वेंस के अंदर एरर होता है उसको क्या करता है, तोड़ देता है और फिर उसको रिमूव कर देता है जो सीक्वेंस एरर पे कॉन्सिस्ट होता है, जिसके अंदर एरर होता है, गलती होती है, गलत न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो इंसर्ट हो जाता है और फिर जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर करेक्ट न्यूक्लियोटाइड को इंसर्ट करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आएगा नस प्रोटीन। इलोंगेशन फेज़ के अंदर नस प्रोटीन जो होती हैं ये पॉलीमरेज के साथ ज्वाइन करती हैं, ठीक है, और ये क्या करती हैं, इलोंगेशन को प्रमोट करती हैं और ट्रांसक्रिप्शन के एंड पर जो है वो टर्मिनेशन के अंदर भी हेल्प करती हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई, किसी भी चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछ लिया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह।